वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन हमारे यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 6 जुलाई और मैं लेके तैयार हूं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित कर दिया गया है, वह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है देवघर, झारखंड में। 2020 के लिए कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। बात की जाए देवघर की, तो देवघर का जो शिव मंदिर है यह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू मतलब यह स्वयं जमीन से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। मेले के दौरान हिंदू पंचांग में श्रावण के महीने में हर वर्ष लगभग 30 लाख लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। अगर हम बात करें भारत के कुछ अन्य प्रमुख मेलों के बारे में, तो जो कुंभ का मेला है यह हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में हर 12 साल के बाद आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में यह गंगा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम होता है जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का संगम होता है और उस संगम पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। बात की जाए उज्जैन की, तो उज्जैन में यह क्षिप्रा नदी के किनारे इसका आयोजन किया जाता है और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे हर 12 साल में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। अब हम बात करें अर्धकुंभ की, तो जो अर्धकुंभ है यह प्रत्येक 6 साल के बाद हरिद्वार व प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। बात की जाए महाकुंभ की, तो महाकुंभ जो होता है वह हर 144 साल के बाद आयोजित किया जाता है। आखिरी बार यह 2013 में प्रयागराज में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें कुछ अन्य मेलों के बारे में, तो जो असम है, असम में कामाख्या देवी के मंदिर के पास आयोजित किया जाता है अम्बुबासी का मेला। और बिहार का जो सोनपुर मेला है यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें देश के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों की, ये हैं 12 ज्योतिर्लिंग जिनमें सोमनाथ है गुजरात में। जो सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, इस पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने हमला किया था और इसे ध्वस्त कर दिया था। इतिहास में इसे लगभग 6 बार ध्वस्त किया जा चुका है एवं 6 बार पुनः निर्मित किया जा चुका है। बात की जाए श्रीशैलम की, तो यह है आंध्र प्रदेश में। महाकालेश्वर यह है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है और यह नर्मदा नदी पर स्थित ओम आकार के द्वीप पर है, इसलिए इसका नाम है ओमकारेश्वर। केदारनाथ है उत्तराखंड में। भीमा शंकर यह है महाराष्ट्र में। विश्वेश्वर नाथ यह है काशी उत्तर प्रदेश में। त्र्यंबकेश्वर यह है नासिक महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर में शिवजी, भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा तीनों की एक साथ विराजमान है, इसलिए यह अपनी तरह का अलग शिवलिंग है। बात की जाए बैद्यनाथ की, तो यह है पाराली झारखंड में। नागेश्वर नाथ यह है गुजरात में। रामेश्वरम है तमिलनाडु में और गृणेश्वर मंदिर यह है महाराष्ट्र में और यह महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं के पास है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन में पॉलिसी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है वैशाली मोहंती। वैशाली मोहंती इसके पहले ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में सर्वप्रथम स्नातक के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड जीत चुकी हैं एवं यह 1 जुलाई 2020 से अपना कार्यकाल इन्होंने शुरू कर दिया है यूनाइटेड नेशन में पॉलिसी ऑफिसर के रूप में। एवं मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद इन्हें दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज में शामिल होने के लिए चुना गया था। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क में। अब आपको यह बताना है कि इसके जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में वह कौन है, आप कमेंट में लिख के बताइए। बात की जाए यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषाओं के बारे में, तो वह हैं 6 भाषाएं हैं कुल, जिसमें से है फ्रांसीसी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, स्पेनी और अरबी। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में वॉल्कर वॉस्किर को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के 75वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इनका कार्यकाल होगा 1 साल का। बात की जाए के सैलजा के बारे में, जो के सैलजा हैं यह केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्हें हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया था। बात की जाए मैरी डब्ल्यू जैक्सन के बारे में, तो इनके नाम पर नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम रखने की घोषणा की है। एवं हाल ही में
भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, जिसका कार्यकाल होता है 2 साल का। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा जयपुर, राजस्थान में। और जो जयपुर क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें 75,000 दर्शक मैच देख सकेंगे। और इस क्रिकेट स्टेडियम में 2 अलग से प्रैक्टिस ग्राउंड भी हैं, जिनमें रणजी मैच कराए जा सकते हैं। अगर हम बात करें विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, तो वह है मोटेरा, अहमदाबाद में। जो मोटेरा स्टेडियम है, इसमें लगभग 1,10,000 दर्शक मैच देख सकते हैं। हम इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा जाएगा। अगर हम बात करें विश्व के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, तो वह है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया। एवं इसमें लगभग एक साथ 1 लाख दर्शक मैच देख सकते हैं। इसके अलावा जो लॉर्ड्स का मैदान है, उसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इसके अलावा हम क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ अन्य क्वेश्चंस की अगर बात करें, तो हाल ही में विजडन इंडिया पोल में राहुल द्रविड़ जो है वह लास्ट 50 ईयर के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। और जो रविंद्र जडेजा है, यह इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ 21st सेंचुरी बन गए हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। एवं जो विराट कोहली हैं, इन्हें फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर एथलीटों की सूची में 66th प्लेस पर रखा गया है। और जो उपकप्तान हैं हमारे रोहित शर्मा, इन्हें खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना का नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स। इसका उद्देश्य है 2028 ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार में इसकी घोषणा की थी। फिलहाल में टॉप्स योजना सीनियर खिलाड़ियों के लिए चलाई जा रही है। और इस योजना से भारत का लक्ष्य 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में टॉप 10 में आना है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में खेल मंत्री ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की पहली मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है नाडा ऐप। खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। एवं हाल ही में खेल मंत्रालय ने घोषणा की है खेलो इंडिया स्टेट ऑफ एक्सीलेंस सेंटर खोले जाने की। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एसएपी ने भारतीय एमएसएमई के लिए किस प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो इसका नाम है ग्लोबल भारत प्रोग्राम। जर्मनी प्रौद्योगिक फर्म एसएपी इंडिया ने ग्लोबल भारत प्रोग्राम की शुरुआत की है। और यह प्रोग्राम एमएसएमई क्षेत्र को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा एवं इसको एमएसएमई को डिजिटल तकनीकों से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने 1500 करोड़ रुपए की एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की है। और जो ई ब्लड सर्विस ऐप है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप की मदद से आसानी से ब्लड उपलब्ध कराया जा सकेगा। और हम बात करें ट्राइब्स इंडिया स्टोर की, तो हाल ही में जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसका उद्घाटन किया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस ने किस जिले से हेल्पलाइन सेवा आसपास की शुरुआत की है? तो यह जिला है बैतूल। मध्य प्रदेश पुलिस ने बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पीड़ित व्यक्ति की किसी भी तरह से मदद करना। और बैतूल जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई इस योजना का नाम रखा गया है आसपास, जिससे कि कोई भी परेशान उदास व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस ना करे। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई कुछ अन्य योजनाओं के बारे में, तो किल कोरोना नाम का अभियान लॉन्च किया गया है। तो एमपी ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक योजना लॉन्च की है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है मध्य प्रदेश ने। और हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की भी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो इंदौर जो है यह मध्य प्रदेश की आर्थिक व खेल राजधानी है। उज्जैन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। और जो जबलपुर है, यह मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए किसने एक्सेलरेट विज्ञान नामक योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है SERB न्यू दिल्ली ने, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने। और यह इस योजना की शुरुआत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है साइंटिफिक रिसर्च को प्रोत्साहित करना और साइंटिफिक वर्क फोर्स तैयार करना, ताकि रिसर्च बेस्ड कॉरिडोर
एवं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का निर्माण हो सके। इस योजना के तहत विज्ञान के छात्रों को रिसर्च इंटर्नशिप व लेबोरेटरी वर्क के लिए सिंगल नेशनल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ आज हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक वोल्केनो या ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी होते हैं 3 टाइप के, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। जो एक्टिव वोल्केनो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो मैग्मा चैम्बर है ये पूरी तरह से भरा हुआ है और इसमें साल में लगातार विस्फोट होते रहते हैं। बात की जाए डोरमेंट की, तो डोरमेंट का जो मैग्मा चैम्बर है यह धीरे धीरे फिल होता है, तो इसमें विस्फोट होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। पहले ये शांत दिखाई देता है लेकिन इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, तो यह चीज़ इसको सबसे खतरनाक बनाती है। बात की जाए एक्सटिंक्ट की, तो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, इसका जो मैग्मा चैम्बर है यह पूरी तरह से खाली है। इसमें भविष्य में कभी भी कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं है, पहले कभी इसमें विस्फोट हुआ करते थे। इसी के साथ अगर हम विश्व के जो प्रमुख वोल्केनोज हैं उनकी बात करें, तो जो एक्टिव वोल्केनो हैं, दुनिया के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें भारत में अंडमान निकोबार में है बैरन वोल्केनो, और जो स्ट्रोम्बोली है यह है इटली में, और इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है क्योंकि यह इसमें हमेशा विस्फोट जारी रहता है, तो इसकी ज्वाला हमेशा जलती हुई दूर से ही दिखाई देती है। बात की जाए कोटोपैक्सी की, तो कोटोपैक्सी है इक्वेडोर में और यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और जो ओजस डेल सलाडो है यह है अर्जेंटीना और चिली में, और यह सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित ज्वालामुखी है, तो दोनों के मध्य अंतर है। कोटोपैक्सी है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ओजस डेल सलाडो है सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित ज्वालामुखी। बात की जाए क्लामू की, तो क्लामू है हवाई द्वीप पर और यह सबसे तीव्र ज्वालामुखी है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ बात करें हम डोरमेंट वॉल्केनोस के बारे में, तो दुनिया के प्रमुख विषुप्त या डोरमेंट ज्वालामुखी में है नारकोंडम, जो अंडमान निकोबार में है, और यह भारत का एकमात्र डोरमेंट वॉल्केनो है। एवं जो माउंट वेसुवियस है यह है इटली में। बात की जाए माउंट किलिमंजारो के बारे में, तो यह है तंजानिया में, और तंजानिया में ही विश्व की सबसे लंबी झील है जिसका नाम है तंगानिका। बात की जाए माउंट हुड के बारे में, तो यह है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, और यह भी एक डोरमेंट वॉल्केनो है। अगर हम बात करें दुनिया के प्रमुख एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के बारे में, तो यह है एकांकागुआ अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में, फ्यूजियामा यह है होन्शु द्वीप जापान पर, और यह सबसे सुंदर ज्वालामुखी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है पोपा, जैसे माउंट पोपा भी कहा जाता है, यह है म्यांमार में, कोहे सुल्तान यह है ईरान में, और ईरान में एक और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है जिसका नाम है देवबंद वॉल्केनो। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।